Reshma. You all are welcomed at my YouTube channel. In this channel, I am teaching 3 subjects: English grammar, maths, and science. Now, today I am teaching science subject class 6, chapter 3rd. फाइबर टू फैब्रिक मीन्स तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार होता है, मीन्स तंतु से या रेशों से कोई कपड़ा किस तरह तैयार होता है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है आपस में, जिन्हें मैं आपको समझाने वाली हूँ कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेराइटी इन फैब्रिक, मीन्स वस्त्रों में विविधता। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप्स के वस्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। इन कपड़ों को जो हम पहनते हैं वो किस तरह तैयार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे फाइबर्स। फाइबर मीन्स तंतु, इसे हम रेशे भी कहते हैं। तंतु को ही रेशा कहा जाता है। वो रेशे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कुछ हमें एनिमल से, कुछ हमें प्लांट से, किस तरह के वो तंतु होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स मीन्स कुछ पादप तंतु। ये जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कुछ पौधों से मिलते हैं जिन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, और कुछ हमें जंतुओं से या जानवरों से मिलते हैं जिन्हें हम जानता रेशे या एनिमल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 प्लांट फाइबर्स को ही डिस्कस करना है, कॉटन और जूट। कॉटन हमें रुई मीन्स कपास, इसे हम कपास भी कहते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जूट जो हमें एक पर्सन के पौधे से प्राप्त होता है। पर्सन का एक प्लांट होता है जिसे पर्सन प्लांट या पर्सन पौधा कहते हैं। उसके तने से हमें जूट या जूट का रेशा प्राप्त होता है जिससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बैग वगैरह, बास्केट वगैरह। तो वो जूट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न मीन्स कॉटन यार्न। यार्न का मतलब होता है तागा या धागा। इसका मीनिंग है सूती तागे या धागे की कताई। मीन्स इस फाइबर से धागा या तागा किस तरह बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ये कॉटन यार्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सूती धागा किस तरह बनाया जाता है, किस प्रोसेस से बनाया जाता है, वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यार्न टू फैब्रिक। यार्न का मतलब होता है तागा या धागा। जहाँ कहीं भी इंग्लिश मीडियम की बुक में यार्न लिखा है उसका मतलब होता है धागा, और हिंदी मीडियम की बुक में तागा लिखा हुआ है या तागे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है धागे। ठीक है ना, तो तागे जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ समझ जाना है कि वहाँ धागे का मतलब है। और यार्न का मतलब क्या होता है, थ्रेड, थ्रेड या धागा। अब धागे से कोई कपड़ा किस तरह तैयार होता है वो हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसे हम पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल मीन्स ये जो कपड़ा तैयार होता है वो उसकी क्या हिस्ट्री है। आज हम कपड़े पहनते हैं, क्या पुराने ज़माने में भी लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे? और बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले जो आदिवासी हुआ करते थे, या जो लोग, जब सिलाई का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सिलाई मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सुई का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय जब वो कपड़ा जानते ही नहीं थे, उन्हें रेशे के बारे में पता ही नहीं था कि इनसे हम कोई कपड़ा बना सकते हैं, उस समय के लोग किस प्रकार की चीज़ों से अपने शरीर को ढकते थे, अपने तन को ढकते थे, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल आपकी 5 एक्टिविटीज़ हैं, कुल 5 क्रियाकलाप हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, और उन्हें हम करेंगे। इन एक्टिविटीज़ को हम करते जाएंगे और इस चैप्टर को हम समझते जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। यह चैप्टर स्टार्ट होता है 2 कैरेक्टर से। जैसे आप लोग फिल्में देखते हो ना, फिल्मों में हीरो और हीरोइन होते हैं, उनके कुछ नेम्स होते हैं, उसी तरीके से ये जो साइंस सब्जेक्ट है वो किसी कहानी की तरह आपको समझाया गया है। कोई कहानी है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है पहेली, उसका नाम क्या है, पहेली, और लड़का है उसका नाम है बूझो। ये दोनों अपने स्कूल की साइंस क्विज कंपटीशन की विज्ञान प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हैं, और फर्स्ट आने पर जो इनको प्राइज़ में जो राशि मिली है, जो इनको पैसे मिले हैं, रुपए मिले हैं, उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदने चाहते हैं। अब वो राशि लेकर बहुत खुश थे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे, और वो जाते हैं किसी बड़ी सी दुकान पर, तो वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत सारे टाइप के कपड़े हैं। अब ये तो बच्चे हैं, ये तो जानते नहीं कि कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, वो नहीं समझते हैं।
तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने समझाया कि ये कॉटन है, ये ऊनी है, ये डिफरेंट टाइप्स के कपड़े उनके सामने आए। दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गए कि ये कितने प्रकार के कपड़े हैं। उन्होंने देखा कुछ कॉटन है, कुछ तो सूती हैं, कुछ जूट के हैं, वूलन हैं। जूट के तो उन्हें बैग वगैरह दिखाई दिए, वूलन ऊनी कपड़े दिखाई दिए, सिल्क कुछ रेशम की साड़ियाँ उन्हें देखने को मिली, रेयॉन के कपड़े दिखाई दिए, पैंट शर्ट, नायलॉन के कुछ मोजे वगैरह देखने को मिले, पॉलिएस्टर के उन्हें कुछ और कपड़े दिखाई दिए, एक्रेलिक। तो इस तरह से उन्होंने देखा इतने प्रकार के कपड़े होते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था इतने टाइप्स के कपड़े होते हैं। तो ये देखो फर्स्ट चैप्टर में आपको, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ कॉटन होते हैं, जूट होते हैं, वूलन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। आपको इस चैप्टर में कॉटन और जूट के बारे में ही पढ़ना है। आगे के जो वूलन और सिल्क का डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। 7th 8th में भी आपको ये चैप्टर चलेगा, फाइबर टू फैब्रिक, उसमें आप इनके आगे और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। वूलन सिल्क आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। फिर ये सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, कृत्रिम होते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए हुए होते हैं। ये तो हमें प्लांट से मिलते हैं, कॉटन और जूट हमें प्लांट से पादप तंतु होते हैं, और वूलन और सिल्क जो हमें एनिमल फाइबर होते हैं, एनिमल से मिलते हैं, इन्हें एनिमल फाइबर्स कहते हैं। और ये जो 4 मैंने लिखे हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैनमेड होते हैं, जो फैक्ट्री में केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। इन्हें आप 8th क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका वैरायटी इन फैब्रिक। अब इस चैप्टर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। जो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, मैं जो कुछ भी पढ़ाती जा रही हूँ उसे आप कॉपी में नोट करते जाएं और अपने नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी, क्रियाकलाप फर्स्ट, जिसमें आपको क्या करना है, अपने किसी पास के टेलर की शॉप पर जाना है, किसी दर्जी की दुकान पर जाना है और उससे रिक्वेस्ट करना है कि आपके पास यदि कोई पीसेस हों, क्लॉथ्स के, कपड़ों के, कतरन हो जो आपके काम की ना हो, वो कृपया हमें दे दीजिए और थोड़ा सा हमें टाइम निकाल कर बता दीजिए कि ये कपड़ा कौन सा है, कॉटन का है या किसी से कोई सिंथेटिक कपड़ा है तो इसका क्या नाम है। इस तरह से आप कपड़ों टुकड़ा ही लेना है, आपको ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। और फिर आप लोग एक फ़ाइल बना लीजिए और उस फाइल में आप लोग उन कपड़ों को स्टेपल करते जाएं या चिपकाते जाएं, जिस तरह भी आप उसे अरेंज करें, और उन पर लेबल लगाते जाएं और एक फ़ाइल आपकी इस तरह तैयार हो जाएगी। ये देखो एक फ़ाइल बनी हुई है यहाँ पर, जिसमें आपको फर्स्ट पेज पर अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और स्कूल नेम लिख लेने हैं। ये आप जब फाइल अपने टीचर को बताओगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। और ये जो चैप्टर है वो आपके क्लास 7th क्लास 8th में भी काम आने वाला है, तो ये फाइल आपको आगे भी काम आएगी। फर्स्ट पेपर में आप अपना नेम, क्लास और अपना इंट्रोडक्शन दें, चैप्टर का नेम लिखें कि हम किस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट पेज पर आप ये शो करें। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आप लें। नेक्स्ट में जिस तरह मैंने एक कॉटन का एक पीस यहाँ पर लगाया हुआ है, एक कपड़े की कतरन यहाँ पर लगाई हुई है कॉटन की, इस तरह आप भी इन्हें लगा लें और लेबल भी लगा लें साथ में। उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर पे देखिए, यहाँ पर आपको जूट का एक पीस मिलेगा, एक कपड़े का टुकड़ा, जूट का टुकड़ा है, और इस तरह आप लेबल लगा लें और इसे सेव कर लें अच्छी तरह से। फिर उसके बाद ये वूलन के ग्लव्स एज इट इज़ लगा दिया, क्योंकि वूलन ग्लव्स कोई स्वेटर तो काटने से रहे ना, तो ये वूलन ग्लव्स है। और इस तरह से जो काम का नहीं हो उसे आप लगा लें और उस पर लेबल कर दें। नेक्स्ट ये देखिए सिल्क का कपड़ा लगाया हुआ है, ये सिल्क का टुकड़ा है और उस पर लेबल लगा हुआ है इस तरह से। और आगे और भी हैं, अब सिंथेटिक फाइबर आ जाएंगे आपके। ये रेयॉन का है जो कृत्रिम रेशम कहलाता है, ये दिखता रेशम जैसा है लेकिन ये रेशम प्योर रेशम नहीं होता, ये आर्टिफिशियल रेशम होता है जिसे हम रेयॉन कहते हैं। तो इस प्रकार का आप अपने शॉपकीपर से, दुकान टेलर की हेल्प से इन कपड़ों की वैरायटी को, इन कपड़ों की क्वालिटी को आप पता कर सकते हैं और इस तरह से फाइल बना सकते हैं। ये है आपका नायलॉन का पीस और इस तरह से ये देखिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर का पीस, इसमें कपड़े का टुकड़ा लगा हुआ है। और नेक्स्ट है टेरिकॉट का, ये कपड़ा मिल गया था, टेरिकॉट का कपड़ा लगाया हुआ है, टेरिकॉट का पीस है ये। और फिर
ये है आपका एक जालीदार कपड़ा है। आजकल नेट के कपड़े बहुत चल रहे हैं, तो ये नेट के कपड़ा भी इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को जिस भी टाइप का कपड़ा मिलता जाए, आप इस तरह से फाइल बना लें और उस फाइल में ये कपड़े को स्टेपल करते जाएं, किसी पेपर पे चिपकाते जाएं और उस पर लेबल करते जाएं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये आपके टीचर्स को बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट ईयर तक, अगले 8th क्लास तक तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है, तब तक इस फाइल को संभाल कर रखें, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको एक सूती कपड़े का या कोई से भी कपड़े का टुकड़ा लीजिए और मैंने ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। इस कपड़े के टुकड़े में धागा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये मैंने कपड़ा इसीलिए चूज़ किया है कि इसमें हमें धागे निकले हुए क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आप इसे देखो, यहाँ पर ये ऊपर कपड़े के ये धागे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी बुनाई जो हमें क्लियर दिखाई दे रही है। आप इसमें से एक धागा निकालने की कोशिश करें, एक धागा, एक थ्रेड, या इसे हम यार्न भी कहेंगे, इसे थ्रेड कहेंगे। इस थ्रेड को निकालने की कोशिश करें। ये देखो, ये निकला एक थ्रेड इसमें से, ये दूसरा निकला है। ये इस तरह से इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि कुछ धागे तो वर्टिकल हैं, मीन्स सीधे खड़े हुए हैं, और कुछ धागे हॉरिजेंटल है, मीन्स आड़े हैं। ये देखो, ये धागे जो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिकल बुनाई है इनकी, ये सीधे इस तरह से खड़े हुए हैं। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं धागे, ये आड़े हैं, हॉरिजेंटल हैं। ये 2 सेट लिए हुए हैं धागों के, इसमें कुछ सीधे खड़े किए हैं और कुछ आड़े खड़े किए हुए हैं। तो धागों से मिलकर ही ये कपड़ा तैयार हुआ है, जो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से। और आप जब धागे निकालोगे तो आपको ऊपर का एक धागा निकलेगा, और इस तरह से जब इस धागे को निकालोगे तो इस तरह से ये खड़ा हुआ आड़ा इस तरह से यहाँ पर निकलेगा। तो इन धागों से हमें समझ में आता है कि धागों से मिलकर ही कपड़ा बनता है। कोई कपड़ा किस तरह तैयार होता है, तो ये जो बारीक धागे हैं, बिल्कुल पतले पतले धागे हैं, उन धागों से एक कपड़ा तैयार हो जाता है। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है, जिसमें आपको धागे निकाल करके देखना है, ठीक है। अब थर्ड एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें थर्ड टॉपिक में पढ़ना है फाइबर मीन्स तंतु या रेशे। अब ये धागे, ये यान जो हमने निकाले हैं, ये यान किसके बने हुए होते हैं, ये धागे किसके बने हुए होते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो ये धागे बने हुए होते हैं फाइबर से, रेशे से या तंतु से। अब आपको थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, ये जो धागे हमने इसमें से निकाले हैं, उन धागों को देखना है कि क्या ये धागे भी किसी चीज़ से बने हुए हैं। जब आप इन्हें अपने हाथों के नेल्स की सहायता से या पिन की सहायता से इन्हें अलग करोगे, तो इनके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े और रेशे दिखाई देंगे। ये रेशे आपको, ये देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रेशे निकाल रखे हैं इसके, ये 3-4 पीसेस में अलग हो गया है। और इससे पता चल रहा है कि ये जो धागा है वो कुछ बारीक बारीक रेशों से तैयार किया गया है। अब हम पढ़ेंगे रेशों के बारे में। इस रेशे को, इस धागे को हम किसी कॉटन की, कपास या रुई की सहायता से, आप लोग बत्ती बनाते होंगे, भगवान की दिया बत्ती करते हैं, तो उसमें भी हम बत्ती बनाते हैं, या बनी बनाई बत्ती आती है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो रुई होती है उसको हम ट्विस्ट करते हैं, मरोड़ते हैं, और उससे हमें एक धागा मिलता है। वो भी हमें एक्टिविटी हम करने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि फाइबर या तंतु कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का हमारा सेकंड पॉइंट, फाइबर का मीनिंग होता है तंतु या रेशे। जो हमने धागा निकाला था उस कपड़े में से, उस धागे को फिर हमने और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसे हम तंतु या रेशा कहते हैं। जैसे कॉटन का धागा होता है, जैसे ये मैंने कॉटन लिया है, ये कॉटन में जो ये आपको पतले पतले लड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, पतले पतले स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल पतले पतले रेशे, इन पतले पतले रेशों को ही हम तंतु या फाइबर कहते हैं। ये जो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही हम तंतु या रेशे कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। फाइबर इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। यह बिल्कुल पतले, अभी आपने देखा कितने पतले होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यदि हम एक को निकालें इसमें से, तो हमें ऐसे
फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, ऐसे पतले धागे नुमा ये होते हैं। इन्हें हम धागे नहीं कहेंगे, इन्हें हम रेशा ही कहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी संरचना जो होती है वो धागे जैसी ही होती है, लंबे लंबे ही होते हैं, लेकिन ये धागे नहीं होते हैं, इन्हें रेशे कहेंगे। फाइबर क्या होते हैं? 3 पतले धागे नुमा तंतु एक पतले धागे नुमा लड़ियाँ या रेशों को कहते हैं। एक धागे नुमा लड़ियों या रेशों को कहते हैं, इन्हें ही हम तंतु या फाइबर कहते हैं। अब फाइबर हमें मिलते कहाँ से, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? तो देखो, इनके 2 मेन है हमारे पास सोर्सेस, स्रोत हमारे 2 हैं। एक तो नेचुरल, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं, दूसरा हमें सिंथेटिक या मैनमेड, कुछ हमारे केमिकल्स से या रसायनों की सहायता से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक, मैनमेड या हिंदी में इसे हम कहते हैं संश्लिष्ट तंतु, और इन्हें सिंथेटिक, मैनमेड या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। नेचुरल या प्राकृतिक जो तंतु होते हैं, नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक तंतु, वो फिर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ हमें पौधों से मिलते हैं जिन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। अब जो प्लांट फाइबर होते हैं वो हमारे को इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस क्लास 6 में 2 ही देख रहे हैं, कॉटन और जूट। और जो एनिमल फाइबर होते हैं वूल और सिल्क, इनको हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं, ये पूरे सिंथेटिक फाइबर हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये जो चारों हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मीन्स मैनमेड होते हैं, मीन्स इन्हें हम संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु भी कह सकते हैं, कृत्रिम तंतु भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें कृत्रिम तंतु भी कहा जा सकता है। तो ये जो हमने देखा कि ये धागे कहाँ से आते हैं, तो कुछ तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कुछ फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, नकली होते हैं, कृत्रिम होते हैं। और ये जो प्रकृति से मिलते हैं वो भी हमें 2 प्रकार से मिलते हैं, पौधों से और जंतुओं से। पौधों से हमें कॉटन मीन्स रुई और जूट मिलता है, और जंतुओं से हमें ऊन और रेशम मिलता है, वूल और सिल्क मिलता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पॉइंट 3, सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप तंतु। इसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप के तंतु, कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर। मीन्स जूट जो हमें पटसन के पौधे से प्राप्त होता है, वो जूट फाइबर कैसे तैयार होता है किसी पटसन के पौधे से, इस प्रोसेस को हम देखेंगे। और कॉटन फाइबर किसी कॉटन प्लांट से कैसे मिलता है हमें। कॉटन फाइबर हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, कपास का पौधे से, और ये कपास के पौधे पर फल उगना शुरू हो जाते हैं जिसे हम कपास के फल कहते हैं। इस कपास के पौधे के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें लिखा है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु का मतलब होता है कि बहुत गर्म ताप में, गर्म क्लाइमेट में ये पौधे उगते हैं, और वहाँ मिट्टी काली होनी चाहिए, मीन्स काली मिट्टी में ये पौधे अच्छी तरह से उग जाते हैं। जब ये कॉटन प्लांट बड़ा होता है तो इसमें कुछ फल आने शुरू होते हैं, उन्हें हम कॉटन फ्रूट्स कहते हैं। फिर जब ये कॉटन फ्रूट्स पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये अपने आप ही फूट जाते हैं, और अपने आप फूटने के बाद वो सफ़ेद कपास बाहर निकल जाती है। और जब ऐसे हर प्लांट में, हर पौधे पर जब वो फल फूट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई हो। इस तरह से पूरे खेत पर एक सफ़ेद एक चादर बिछी हुई दिखाई देती है। वो कपास के फ्रूट जब फूट जाते हैं तब हमें ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। उस कपास फ्रूट से जो हम कपास का गोला निकालते हैं, उस कपास के गोले को हम कहते हैं कॉटन बॉल्स, कपास गोलक। हिंदी में हम कहते हैं कपास गोलक, हिंदी में कहते हैं कॉटन बॉल्स। बॉल्स BALL नहीं, BOLL होता है, BOLLS, बॉल्स। ये क्या कहलाते हैं? कॉटन बॉल्स। इन्हें कई जगह कॉटन रोल्स भी कहा है। तो ये कॉटन बॉल्स जिन्हें हम कपास गोलक कहते हैं, इस कपास फ्रूट के अंदर से निकाला जाता है इस तरह से। अब वो जो अंदर से निकाला हुआ है उसमें बीज भी होते हैं, क्योंकि फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर तो बीज होंगे ही। तो इस कपास के बॉल्स के अंदर बीज होते हैं। उन बीजों को अलग किया जाता है उस कपास से। उस कपास के बीजों को अलग करने की प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। इंग्लिश में कहते हैं गिनिंग और हिंदी में कहते हैं कपास ओटना।
इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। जो सीड्स को कपास से अलग करने की प्रक्रिया है उसे हम कपास ओटना कह सकते हैं। ये रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। कपास या रुई से बीजों को अलग करना, और फिर जब वो बीज अलग हो जाते हैं तो वो कपास फाइबर, वो कॉटन फाइबर हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हमें लास्ट में कॉटन फाइबर या कपास तंतु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जूट, जूट का पौधा जिसे हम पटसन प्लांट कहते हैं, पटसन का पौधा कहते हैं, उससे हमें जूट फाइबर प्राप्त होता है। इसके हमें तने से प्राप्त होता है। देखो, कॉटन तो हमें फ्रूट से, कपास के, रुई के पौधे से, पौधे के फ्रूट से, फल से प्राप्त हुआ है, जबकि पटसन से हमें जूट जो प्राप्त हुआ है वो उसके तने से प्राप्त हुआ है, उसके स्टेम से प्राप्त हुआ है। स्टेम मीन्स तना, तने से प्राप्त हुआ है। इस कपास के, इस जूट के पौधे को उखाड़ करके, उसकी पत्तियों को हटा करके उसे पानी भरे टैंक में डाल दिया जाता है, और काफ़ी दिनों तक उस टैंक में वो तने, उस पौधे के तने डले रहते हैं, और वो कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से गल जाते हैं। जब वो गल जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालते हैं, और उस तने हुए गले हुए उस तने को, उसमें से वो एक एक रेशा अलग करते हैं। वही रेशा जूट रेशा कहलाता है, जूट तंतु कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कॉटन के से तो हमें, कॉटन प्लांट से के फ्रूट से हमें कॉटन प्राप्त हुआ है या रुई प्राप्त हुई है। कपास के पौधे के फल से हमें रुई प्राप्त होती है, जबकि पटसन पौधे के तने से हमें जूट फाइबर प्राप्त होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। ये गिनिंग प्रोसेस क्या होती है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, व्हाट इज गिनिंग, इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का 4th पॉइंट, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, सूती धागे की कताई। धागे या तागा एक ही बात है, सूती धागे या तागे की कताई। इसमें हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी कर लेनी है, जो हमारी एक्टिविटी 4 है, क्रियाकलाप 4 है, जिसमें आपको कुछ रुई लेना है, और रुई के इन रेशों से, ये सब क्या है, रेशे हैं, ये रुई क्या है, रेशे हैं, रुई के रेशे हैं। और जब आप बत्ती बनाते हो तब भी आप क्या करते हो, अपन तो मोटी बत्ती बनाते हैं, लेकिन धागा भी इसी से ही बनता है, और वो बिल्कुल पतला बनता है। आप इसमें धागा बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप इसे इस तरह से खींचिए, और थोड़ा खींचते खींचते इसको फिर अपने उंगलियों की और अंगूठे की सहायता से ही इसे मरोड़ें। इस तरह से मरोड़ते जाएं, ट्विस्ट करते जाएं, ट्विस्टिंग ऑफ कॉटन। इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे तो आप देखोगे कि एक धागा तैयार हो रहा है। ये धागा अभी मोटा है, जब मशीन से बनता है तो एकदम बारीक धागा होता है, जो आपके घरों में रील में आता है, जो आप सिलाई मशीन में देखते होंगे, अपने घर पर भी देखते होंगे, अपनी मम्मी को कुछ सिलते हुए भी देखते होंगे। तो वो जो धागा आता है वो बिल्कुल बारीक होता है, और वो मशीनों से आता है। ये इस तरह से धागा तैयार होता है। ये रुई से, हम रेशे से धागा तैयार कर सकते हैं। यही एक्टिविटी आपको ये बता रही है कि किसी रेशे से धागा किस तरह तैयार होता है, और इसे खींचते जाओ और खींचते जाओ। जितना हम इसे ट्विस्ट करेंगे, जितना हम इसे मरोड़ेंगे, उतना ही ये मजबूत होगा। और इसी तरह मशीनों से बहुत, इतना ज़्यादा इसे ट्विस्ट किया जाता है, इतना ज़्यादा मरोड़ा जाता है कि ये मजबूत धागा कहलाता है, और एकदम से नहीं टूटता है, थोड़ा सा तोड़ने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, ये धागा इस तरह से तैयार होता है। ये आपको खुद को भी करके देख लेना है घर पर भी। ये आपकी एक्टिविटी 4 है, क्रियाकलाप 4 है। अब ये जो धागा बनाने की प्रोसेस है, जो मशीनों से होती है, इसको, अब पहले के लोग जब मशीन नहीं थी तब घरों में ही ये धागा तैयार किया जाता था। इस धागे को बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पिनिंग, या हिंदी में कहते हैं कताई। ये जो मैंने इस रेशे से धागा बनाया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं कताई, इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिंग। इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से, इस फाइबर से यार्न, ये धागा, इसको इंग्लिश में हम यार्न कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, या द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल है, इस परिभाषा को आपको रटना नहीं है, सिर्फ रेशों से धागा बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग या कताई कहा जाता है। अब पहले के समय में जब मशीनें नहीं थी, तब ये धागा घर पर ही बनाया जाता था। उसके लिए 2 सरल डिवाइस थी, 2 सरल युक्तियाँ थी। एक तो थी हैंड स्पिंडल,
या तकली, और दूसरा था चरखा। हैंड स्पिंडल एक इस तरह से, मैंने आपको शुरू में, इस चैप्टर के शुरू में उसकी तस्वीर दिखा रखी है। तो इसमें आपको ये तकली में ये रुई नीचे से डालते थे और ये ऊपर जाती जाती और धागे में तब्दील होती जाती थी, धागे में परिवर्तित होती जाती है। उसको उस तरीके से घुमा कर, जैसे आप लोग लट्टू चलाते हो ना रस्सी में बांध करके, उसी तरीके से इसको घुमाया जाता था इस तकली को, और घुमाने से जब जितनी तेज़ी से वो घूमता था उतना मजबूत धागा उसमें तैयार होता जाता था, उसमें ट्विस्ट, उतने फोल्ड, उसमें मरोड़ आती जाती थी। ये तो है हैंड स्पिंडल और तकली। और चरखा तो आपने सभी ने महात्मा गांधी की फोटो के साथ देखा हुआ है। महात्मा गांधी ने चरखे को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने चरखे से बने हुए धागे और उस धागे से बने हुए कपड़े, जिसको हम खादी कहते हैं, उसको पहनने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया भारत में। उस समय विदेशों से जो कपड़ा आता था तो विदेशी लोग, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, जो हमको गुलाम बनाना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि हम उनके देश का कपड़ा पहने। लेकिन गांधी जी अपने साथ चरखे को उन्होंने अपना मेन उद्देश्य रखा हुआ था कि चरखे से धागा बनाओ और धागे से बने हुए कपड़ों को पहनो, जिसे हमने खादी नाम दिया है। तो ये चरखा भी एक उसमें एक व्हील लगा हुआ होता है और एक तरफ से रुई जाती है और उसको इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से उसमें अरेंजमेंट रहता है कि उस रुई से धागा बनता जाता है और वो जो धागा तैयार होता है उससे कपड़े तैयार होते हैं और उन कपड़ों को खादी के कपड़े कहा जाता है। भारत सरकार ने एक संगठन का भी निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहा गया। तो इस तरह से आज भी खादी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि खादी किससे बना हुआ है? उन सूती धागों से, चरखे की सहायता से बना हुआ है। लेकिन आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, अब हमें चरखा और तकली की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी पावर से चलने वाली या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बहुत सारी मशीन्स आ गई है और अब उन मशीन की सहायता से धागा तैयार किया जाता है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का 5th नंबर का पॉइंट, यार्न टू फैब्रिक मीन्स धागे से वस्त्र या धागे से वस्त्र किस प्रकार बनाया जाता है। धागे से वस्त्र बनाने की दो मेन प्रोसेस है, एक तो वीविंग मीन्स बुनाई और दूसरी है बंधाई मीन्स निटिंग। दो प्रोसेस हैं जो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। इस चैप्टर की 4 प्रोसेस आपको अच्छी तरह से याद करनी है। पहली थी गिनिंग, दूसरी थी स्पिनिंग, तीसरी है वीविंग और चौथी है नीटिंग। ये चारों प्रोसेस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। वीविंग और नीटिंग दोनों ही धागे से कपड़ा बनाने की प्रोसेस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। वीविंग क्या होती है? वीविंग मीन्स बुनाई। वीविंग होती है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स, जब धागों के 2 सेट्स को, जैसे हमने वो कपड़ा लिया था, उस कपड़े में एक तो हॉरिजेंटल था, एक वर्टिकल धागों का सेट्स था। हॉरिजेंटल धागे अलग से थे और हॉरिजेंटल धागे अलग से निकल रहे थे। तो ये जो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स of yarns together to make a fabric is called weaving। जब हम धागों के 2 सेट्स लेते हैं और उन दोनों सेट्स को हम इस तरह से अलग अलग अरेंज करते हैं, ये हमने अरेंज किए थे वर्टिकल सेट, ये धागे के, ये जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं खड़े तार और इन्हें कहते हैं आड़े तार। तार मीन्स धागे। ये धागों के 2 सेट से ये कपड़ा तैयार हुआ है। मशीनों में इस तरह से चलता है कि कुछ धागे तो सीधे आते हैं और कुछ धागे आड़े आते हैं और जो इतनी फास्ट स्पीड से एक दूसरे के अंदर गुथते चले जाते हैं और बिल्कुल इवन प्रोसेस से गुथते हैं और एक कपड़ा तैयार होता चला जाता है। ये खड़े और ये आड़े, ये जब 2 सेट से कोई कपड़ा तैयार होता है तो इसे हम कहते हैं वीविंग। इसे हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इस प्रोसेस को हम हिंदी में बुनाई कहते हैं, जब 2 सेट्स को हम आपस में अरेंज करते हैं और एक कपड़ा तैयार करते हैं। 2 सेट्स धागों के 2 सेट्स को आपस में आड़े और खड़े इस तरह से गुथते हैं कि वो एक कपड़ा तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया को बुनाई या इस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार से होता है। एक, इसे या तो लूम पर, जिसे हम करघे की सहायता से बनाते हैं। ये जो करघा है ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम जहाँ पर हाथों से
आपको इस तरह से चौखट वो बना हुआ होता है, उस चौखट में कीलें लगी हुई होती है, जो आपको शुरू में मैंने सीन दिखा रखा है। उसमें एक तरफ से तो आड़े तार लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ से खड़े तार लगाए जाते हैं और उनको आपस में गूंथा जाता है, बुनाई की जाती है। उसे हम हैंडलूम कहते हैं या हैंड ऑपरेटेड लूम, हस्त प्रचालित करघा भी कहा जाता है। कई जगह आपने सुना होगा यहाँ हैंडलूम है और कई जगह आपने सुना होगा यहाँ पावर लूम है। पावर लूम में मशीनों से काम किया जाता है। ये पावर लूम विद्युत करघा कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मशीनों की सहायता से धागों के दो सेट्स को आपस में बुना जाता है। इसको एक बहुत अच्छी क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है, जो अभी हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट गतिविधि है, लास्ट क्रियाकलाप है। उस एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से दो धागों को एक साथ बुना जाता है। ठीक है, इस क्रियाविधि में, इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में आपको पेपर की 2 शीट्स लेनी है। एक शीट पर आपको ग्रीन कलर करना है और एक शीट्स पर आपको रेड कलर करना है। कोई से भी कलर कर सकते हो, जरूरी नहीं है, पर 2 डिफरेंट कलर्स करने हैं। ठीक है, अब ये मैंने करके रखे हुए हैं और उनकी स्ट्रिप्स काटी हुई हैं। इन स्ट्रिप्स को आपको इस तरह से काट लेना है, दोनों की, रेड कलर वाली भी और ग्रीन कलर वाली भी। इन स्ट्रिप्स को एक टाइप के सेट्स, ये समझ लो धागे हैं, इन धागों को हमने एक तरफ से इस तरह से वर्टिकल अरेंज किया गया है। दूसरे धागे के सेट को हम इस तरह से हॉरिजेंटल अरेंज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप के तो ऊपर लेंगे और दूसरी स्ट्रिप के नीचे लेंगे, फिर तीसरी स्ट्रिप के ऊपर लेंगे और चौथी के नीचे लेंगे, फिर पांचवी के हम ऊपर लेंगे और छठी के हम नीचे लेंगे। जिस तरह से पहले आप लोगों ने यदि सुना हो कभी अपने बुजुर्ग से, अपने दादा दादी से बात करना, तो वो पहले खाट बुनते थे, तो खाट की जो निवार होती थी, उस निवार को इसी तरीके से बुना जाता था। और अभी मेरे पास एक और अच्छा एग्जाम्पल है हवा की पंखी का, वो भी मैंने अरेंज किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। और ये देखो, इस तरह से एक स्ट्रिप के ऊपर और एक स्ट्रिप के नीचे इस तरह से धागों को अरेंज किया जाता है। ये धागे हैं, धागों के 2 सेट्स हैं और ये आपको समझाने के लिए स्ट्रिप्स मोटी ली हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही ये धागे यहीं से मुड़ कर के ये इस तरफ से ऐसे आ जाता है ये धागा, और वापस फिर एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, इस तरह से अरेंज होता है। और ये आप बनाने की कोशिश करना, या तो आप इसे चिपका लेना आपस में, एक स्ट्रिप के ऊपर और एक स्ट्रिप के नीचे। अब जैसे इस वाली के ये ऊपर है तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, आपको 2 कलर के स्ट्रिप्स लेकर के उनको इस तरह से बुनना है। ज़्यादा कठिन काम नहीं है, इस तरह से करके और आपको ये चिपका लेना है। तो ये देखो कि एक धागे का सेट तो खड़ा है और दूसरे धागे का सेट आड़ा है, और इस तरह से एक कपड़ा तैयार हो जाता है। धागों की सहायता से ये कपड़ा तैयार हो जाता है। इन सभी स्ट्रिप्स को हम इस तरह से यहाँ पर अरेंज करेंगे तो ये एक कपड़ा तैयार हो जाएगा। ये भी मैं सिर्फ रख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि जब ये इस तरह से 2 सेट्स मिलेंगे तो एक कपड़ा तैयार होगा। इसे हम कहेंगे यार्न टू फैब्रिक, धागे से वस्त्र तक। और ये वस्त्र हमारा एक के ऊपर एक के नीचे रखना है। और एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये है पंखी। इस पंखी में इसी तरह से बुना हुआ है। ये कुछ खड़े तार हैं, ये खड़े फाइबर हैं या फाइबर स्ट्रिप्स हैं, ये खड़ी स्ट्रिप्स हैं और ये आड़ी स्ट्रिप्स है। ये देखो, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से निकली हुई है। और ये सेम इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से अरेंज की गई है। और इससे एक ये पूरी पंखी तैयार हो गई। इसी तरह से कपड़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है वीविंग। इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग, जिसमें 2 सेट धागों के 2 सेट की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं वीविंग। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे, ये हमने देखी एक्टिविटी, ये इस वीविंग को समझने की बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, बहुत अच्छी क्रियाकलाप थे जो आप खुद भी घर पर कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे बंधाई या नीटिंग। नीटिंग क्या होती है? द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड। हमने वीविंग में धागों के 2 सेट लिए थे, आड़े और खड़े, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। यहाँ पर हम एक ही धागे से कपड़ा बुनते हैं। कभी आपने अपने घर पर, अपने परिवार में किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा हो तो उसमें देखना, वो एक गोले से, धागे के एक गोले से पूरा स्वेटर बुन देते हैं। यदि उनमें अलग अलग डिज़ाइन डालनी है वो बात अलग है, बाकी यदि सिंगल एक कलर का ही कोई स्वेटर है तो एक ही धागे से, एक ही गोले से पूरा स्वेटर बुना जाता है। उसमें आप किसी स्वेटर बुनने वाली अपने घर के परिवार के किसी सदस्य से पूछना कि आप किस तरह से स्वेटर बुनते हो, उसमें वो स्वेटर पूरा एक ही एकल धागे से तैयार हो जाता है। जब किसी एकल धागे का उपयोग करके कोई वस्त्र बनाया जाता है उसे बंधाई कहते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। ठीक है, अब ये जो बंधाई होती है ये 2 टाइप से हो सकती है, बाय हैंड्स और बाय मशीन्स। बाय हैंड्स, हाथों से, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं वो हाथों से भी बुना जा सकता है, बंधाई की जा सकती है, उसे हम नीटिंग कहते हैं। और मशीन से, आजकल मशीनों की सहायता से ही कपड़े बनाए जाते हैं, अधिकतर हाथों से बहुत कम बनने लगे हैं, अब मशीन की सहायता से ही बनते हैं। तो बंधाई या नीटिंग प्रोसेस 2 चीज़ों से हो सकती है, हाथों से और मशीन से। ठीक है, टॉपिक है हमारा 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, वस्त्र सामग्री का इतिहास। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जब इंसान का घर नहीं हुआ करता था, जब वो आदि मानव थे, जब उन कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उनके कपड़ों क्या होते हैं उन्हें पता ही नहीं थे, वो खाना बनाना नहीं जानते थे, उस समय वो जीव जंतुओं को मार कर उन्हें ऐसे ही कच्चा खा करके अपना भूख शांत करते थे। उस समय, बहुत साल पहले, उस समय वो शरीर को ढकना नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें ठंड, गर्मी और बरसात का इनमें जब सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई तब उनको लगा कि हमें अपने शरीर को ढकना चाहिए। तब उन्होंने पेड़ पौधों की बड़ी बड़ी पत्तियों का उपयोग किया अपने शरीर को ढकने के लिए, या पेड़ की, वृक्षों की टहनियों का, उनकी छालों का, बार्क ऑफ ट्रीज का यूज़ किया उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए, बिग लीव्स का यूज़ किया। और फिर जिस जानवर को वो मार कर खाते थे उस जानवर की स्किन को, उसके ऊपर की चमड़ी को अपने शरीर को ढकने में काम में लेते थे। तो इस तरह बहुत साल, हजारों, जब शुरू हुआ था तब तो उन्होंने इस तरह का यूज़ किया। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने कृषि करना सीखा, खेत में काम करना सीखा, तो उस समय उनको एक जगह रहने की आवश्यकता हुई, और जब वो एक जगह रहने लगे तो उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता हुई, जैसे चटाइयों की, डलियों की, टोकरी की, जिसमें वो अपने खेती का बनाई हुई उपज को उसमें रख सके। तो उस टोकरी को बनाने के लिए उन्होंने पेड़ पौधों की टहनियों को, उनको आपस में गूंथना शुरू किया। फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद, कुछ समय बाद उनको ध्यान आया कि बकरी और भेड़ जिनकी बड़े बड़े बाल हैं, उन बालों को काट कर, जिनका कोई उपयोग नहीं, उनको उन्होंने आपस में गूंथ कर और कपड़ा बनाने की कोशिश की ताकि उससे कुछ वो बना सके, उनके उपयोगी काम में आ सके। फिर धीरे धीरे जब सुई का आविष्कार हुआ तब उन्होंने कपड़ा सिलना सीखा, और सुई के आविष्कार के बाद उन्होंने उसको सिलने से उनको एक कपड़ा बनाने की एक प्रोसेस की तैयारी शुरू हो गई, और आज वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी मशीनों तक पहुंच गया। कपड़े बनने की प्रक्रिया जो है वो उस सुई से शुरू होकर के आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिन्हें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये कपड़ा बनना तैयार होता है, वहाँ पर ये कपड़ा तैयार होता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से कपड़ा एक रेशे से शुरू होकर के और लास्ट तक कपड़े बनने की प्रोसेस को हमने पढ़ा। अब हम इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। इसमें आपको 4 प्रोसेस पढ़नी है। हमने आज जो पढ़ा वो कॉटन के रेशे से हमने शुरू किया था, जिसमें हमें कॉटन के फ्रूट से कॉटन बॉल्स मिली, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। ये कपास गोलक से रेशा निकाला जाता है, और रेशा, इस कपास गोलक में बीज होते हैं, उन बीज को रिमूव करके उन बीजों को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम गिनिंग कहते हैं। और इस गिनिंग को हिंदी में कहते हैं कपास ओटना। गिनिंग से हमें फाइबर तैयार होता है जिसे हम कॉटन फाइबर कहते हैं, इसे हिंदी में हम रेशे या तंतु कहते हैं। इस फाइबर से को हम धागे बनाने की काम में लेते हैं, इन फाइबर्स को हम धागे बनाने में काम में लेते हैं, और जो रेशों से धागा बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, हिंदी में कहते हैं कताई। स्पिनिंग की प्रोसेस से धागा तैयार किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यार्न, हिंदी में कहते हैं तागा या धागा।
धागा भी कह सकते हो, धागा भी कह सकते हो। अब इस धागे से हमारी दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक तो होती है वीविंग, जिसे हम बुनाई कहते हैं, और दूसरी होती है नीटिंग, जिसे हम बंधाई कहते हैं। हिंदी में हम बंधाई कहते हैं। और इन दो प्रोसेस से मिलकर के एक तैयार होता है कपड़ा, जिसे हम फैब्रिक या वस्त्र कहते हैं। उस कपड़े की सजावट में भी कई टाइम लग जाते हैं, जैसे साड़ी है तो लेस लगाना, उसमें फूल मारना, और भी कई सारे कुंदन के वर्क और हैंड वर्क और बहुत कढ़ाई, वो बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद वो कपड़ा मार्केट में बेचने के लिए आता है। तो ये आज हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस फाइबर टू फैब्रिक। 7th क्लास में हम और आगे इसके आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।